अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अच्छा, तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमारी डिस्कशन चल रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन हमारी चलती रहेगी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। ये जो 3 सेशंस हैं ये भी हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ही लेके चलेंगे ताकि पीआरसी के जो बच्चों के जिनके पेपर्स चल रहे हैं वो पेपर्स हो जाएं और फिर नेक्स्ट मंडे से हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इनकम की हम बात कर रहे थे और इनकम को हमने समझने के लिए इनकम का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी समझा था थोड़ा, और इनकम के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को मैं थोड़ा सा ज़रा रिकैप भी कर लेता हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि जो रिसीट है, जो भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं, जेब में माल आ रहा है, वो विद एक्टिविटी भी आ सकता है और वो विदाउट एक्टिविटी भी आ सकता है। विद एक्टिविटी से मुराद खून पसीना, मेहनत हो रही है, एफर्ट हो रही है, खून पसीना लग रहा है और फिर माल हम कमा पा रहे हैं, माल आ पा रहा है। ठीक है। अच्छा, विद एक्टिविटी में भी हमने कहा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। ये क्या मतलब हुआ इसका? ने कहा जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है ये ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें हमारी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन टू जनरेट इनकम, और जो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है उसमें हमारी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं है, नॉट टू जनरेट इनकम। एग्जाम्पल्स, सर इनकम जनरेट करने की इंटेंशन है, इसकी क्या मिसालें हो सकती हैं? आमतौर पर बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, रॉ मटेरियल परचेज किया है आपने, उससे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड सेल कर रहे हो, या ट्रेडिंग की इंटेंशन से कुछ परचेज करके सेल कर रहे हो, या आप फ्रीक्वेंटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर लेकिन इससे भी नीयत कैसे जाहिर होगी? हमने कहा नीयत जाहिर ऐसे होगी, नीयत की इंडिकेशन क्या है कि ये देखा जाएगा कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हो। बहुत फ्रीक्वेंटली आप वो आइटम सेल परचेज करके सेल कर रहे हो, इसका मतलब यू आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ दैट आइटम। ठीक है, इट्स योर ब्रेड एंड बटर, यू आर अर्निंग इनकम आउट ऑफ इट, योर इंटेंशन इज टू अर्न इनकम। आर यू गेटिंग दिस? और हमने कहा प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिकेशन हो सकती है। आपका कोई ऑफिस है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी नहीं है, ये हमने देखा था, इंडिकेशन है। ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो गई। तो ऐसी किसी भी चीज़ से, ऐसी एक्टिविटीज से जिसमें इंटेंशन आपकी है टू जनरेट इनकम, वहाँ से जो माल आपको रिसीव होता है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसीट। और जब आप रेवेन्यू रिसीट बोलोगे तो ये बन जाएगी इनकम, विच विल बी चार्जेबल टू टैक्स। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में इंटेंशन होती नहीं है जनरेट इनकम करने की। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपना पर्सनल सेल फोन बेच दिया, मुझे नया सेल फोन खरीदना है, मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप बेच दिया, मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी, पर्सनल मूवेबल एसेट्स जो आपने सेल कर दिए, उसमें आपकी इंटेंशन ये नहीं होती है कि आप इनकम जनरेट कर लो। ठीक है, आपको वो एसेट चेंज करना है या आपको पैसे खुले करने हैं, इनकम जनरेट करने की इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो जो पैसे आ रहे हैं सर, क्या उसमें गेन हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। तो वो जो गेन है क्या वो चार्जेबल टू टैक्स होगा? हमने कहा नहीं होगा। वजह उसकी क्या है? क्योंकि ये क्या है, कैपिटल रिसीट। ठीक है मेरे बच्चों, इसकी एक्सेप्शन क्या थी? कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में स्पेसिफाइड हैं, वो हम जब देखेंगे तब देखेंगे, जब पढ़ेंगे उनको बेचने से जो इनकम आती है वो फिर किस में जाती है, विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी से क्या मुराद है? सर हमने पैसे तो अर्न कर लिए, माल तो आ गया, रिसीट तो आ गई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? सर आप जब हुक्म करेंगे हम फारिग हो जाएंगे। सामने वाले रूम में 11 से 12:30 बेस्ट 21 12:30 मैं 12:30 पर डॉट आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, 12:15 से 12:30 के बीच में इंशाल्लाह। विदाउट एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी से मुराद क्या है कि इसमें हमारी कोई ख़ास एफर्ट या हरकत इन्वॉल्व नहीं है जिसमें बरकत हो रही है, वैसी बरकत हो रही है, ऑटोमेटिकली बरकत हो रही है। यहाँ तो एफर्ट इन्वॉल्व थी, एक्टिविटी थी, कुछ एक्टिविटी थी, यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी थी। हमने अपना एसेट बेचना था, उसके लिए हमने बायर तलाश किया होगा, उसको हमने अपना प्रोडक्ट दिखाया होगा, एफर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व है। यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है कि जिसकी वजह से हम सामने वाले को कंपेल कर सकें, फोर्स कर सकें कि भाई अब यू हैव टू पे द अमाउंट। वहाँ पर तो हम कंपेल कर सक रहे थे, फोर्स कर सक रहे थे, क्योंकि हम कोई अपना पर्सनल एसेट भी दे रहे हैं तो उसको वो चीज़ दे रहे हैं, उसको वो पैसे देने पड़ेंगे भाई।
लेकिन जब विदाउट एक्टिविटी की बात आती है तो हमने कहा यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो, ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आप सामने वाले को क्या कर सको, कंसीडरेशन के ऊपर कंपेल कर सको। इसमें दो कैटेगरीज थी, ऑन वॉलेंट्री बेसिस या दूसरा क्या था, वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश। वॉलेंट्री बेसिस मतलब वेयर कंसीडरेशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। तो हमने कहा ऐसी सिचुएशंस क्या होती हैं, कैपिटल रिसीव्ड, जैसे कि पॉकेट मनी रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन बर्थडे पार्टी, एनवेलप्स रिसीव्ड ऑन वेडिंग या एंगेजमेंट सेरेमनी। उसकी एक्सेप्शन क्या है, गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। अगर आपने नॉन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव किए तो सेक्शन 39 कहता है कि फिर वो इनकम में जाएगा। शबे। और दूसरा केस क्या था इसका विदाउट एक्टिविटी का, वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश, जहां पे आपका लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कंपनी ने, थर्ड पार्टी ने कोई स्कीम अनाउंस कर दी है कि भाई प्रमोशन अनाउंस कर दिया और आपने उसमें से कोई इनाम जीत लिया है। तो हमने कहा सर अब इनाम जीत लिया है तो अब तो हम वो लेके ही घर जाएंगे, सीरियस हो गए, लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गए। या प्राइस बॉन्ड आपका निकल आया तो प्राइस बॉन्ड जीत लिया आपने, या जीतो पाकिस्तान में कोई प्राइस जीत लिया। तो हमने कहा ये सारे के सारे फिर ऐसी सिचुएशंस हैं जहां लीगल राइट इस्टेब्लिश हो गया है। और अगर लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाए तो ये क्या बन जाती है फिर, अगर इसकी एक्सेप्शंस हैं जी, एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है शरिया राइट, इनहेरिटेंस और हक महर जो अमाउंट मिलता है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। फिर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी इनकम टैक्स से, इनकम से रिलेटेड। तो टैक्स की दुनिया में भी एक इनकम P&L, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सबमिट होता है, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये वर्ड आप बार बार सुनोगे, रिटर्न ऑफ इनकम का। रिटर्न का मुराद यहाँ पर वापस या तब्दील कराया हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, ये वाला रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न ऑफ इनकम है। इस रिटर्न का मतलब होता है फॉर्म ऑफ इनकम, फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। इसमें सारी डिटेल्स हम डालते हैं कि हमने कितनी इनकम कमाई पूरे साल में, कितना टैक्स बनता है, एसेट्स हैं तो क्या हैं, एसेट कोई बेच दिए, कोई मजीद नए एसेट खरीद लिए, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। अच्छा, फिर आती है हमारे पास इनकम की डेफिनेशन। इनकम की डेफिनेशन से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन, हम ये देख रहे थे कि हमारे पास डेफिनेशन की इक़साम कितनी है, कितनी किस्मों की डेफिनेशन हमारे पास होती हैं। ठीक है, हमारे पास डेफिनेशंस कितनी किस्मों की होती हैं, ठीक है, हम ये देख रहे थे। तो हमने देखा था डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। कितनी तरह की डेफिनेशंस होती हैं, हमने कहा एक होती है सर इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होती है हमारे पास एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, और तीसरी कैटेगरी होती है हमारे पास मिक्स, या जिसको आप हाइब्रिड डेफिनेशन भी कह सकते हो। इंक्लूसिव डेफिनेशन की ख़ास बात क्या होती है, इट starts with the word includes। ये कैसे स्टार्ट होती है, इंक्लूड्स के वर्ड से। इंक्लूड का मतलब, ऐसी डेफिनेशन का मकसद ये होता है कि हर चीज़ को उस डेफिनेशन के अंदर समो लेना, उस स्कोप, उसका स्कोप ब्रॉड कर देना। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग, या यूं कह लो मार्केट प्रिंसिपल, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। और उसके अलावा प्लस वो सारी चीज़ें भी एप्लीकेबल होती हैं, और प्लस वो डेफिनेशन कहती है, इन मिसाल ले रहा हूँ, इनकम इंक्लूड्स का मतलब क्या है कि इनकम के अंदर जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो है ही है। इनकम का जो आम फहम मतलब है, जो मेरे और आपके जहनों में है, जो अंग्रेजी ज़ुबान में जिसका मतलब आता है वो तो है ही है।
प्लस ये चीजें जो लॉ कह रहा है हम बता रहे हैं ये भी इनकम में ठूसो, ये भी इनकम है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, सर ये कैसी डेफिनेशंस होती हैं? ने कहा इट स्टार्ट्स with the word means. Starts with the word means. क्या मतलब हुआ इसका? डिक्शनरी मीनिंग या कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन या जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये नॉट एप्लीकेबल है। इट ओनली मीन व्हाट इट मीन्स। आसानी के लिए समझ रहे हो बात को? इट ओनली मीन व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब वही है जो डेफिनेशन बताएगी, और आगे पीछे का कोई मतलब नहीं लेना। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? means a company which is not a public company। कितनी टेक्निकल डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ये क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब ये है कि जब भी देखो हम कंपनी की बात करते हैं, हमने प्राइवेट कंपनी की अगर बात कर ली, तो कंपनी का लफ्ज जब भी हमारे जहन में आता है उसका सोर्स लॉ क्या होता है? मेन लॉ क्या है उसका? कंपनी लॉ, ऐसा ही है ना? कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, मेन लॉ वो है। तो जब भी हम कंपनी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे जहन में वो मतलब आएगा जो कंपनीज एक्ट का मतलब है, जो कंपनी लॉ का मतलब है। क्या ये बात आपकी समझ आ रही है? अच्छा, प्राइवेट कंपनी भी कंपनी लॉ का वर्ड है, तो हम जैसे ही प्राइवेट कंपनी का वर्ड सुनेंगे हमारे जहन में कंपनी लॉ वाला मीनिंग आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनी का मतलब ये होता है। लेकिन जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी मीन्स, जिधर मीन्स आ गया। अब इस मीन्स का मतलब ये है कि अब तुम्हारे दिमाग में प्राइवेट कंपनी का जो भी कॉन्सेप्ट, खुराफाती आइडिया जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको साइड कर दो। यहां पर इसका मतलब वो नहीं है। सर यहाँ पर क्या मतलब है? लॉ बोल रहा है यहाँ पर वो मतलब है जो हम आपको बता रहे हैं। हमारा मतलब ये है, आपको यही समझना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना है। अच्छा भाई, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या है ये प्राइवेट कंपनी? तो लॉ कहता है ये प्राइवेट कंपनी वो है कि जो पब्लिक कंपनी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी। उसकी डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसा उसकी डेफिनेशन लंबी चौड़ी है। उसकी डेफिनेशन है, मज़े की डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो हम अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है? लेकिन बताने का मकसद ये है कि अब हमें ये पता करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी क्या है, और हर वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती वो क्या बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, वही बात। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया। और मिक्स डेफिनेशन, ये तो मिक्स प्लेट है, इसके अंदर मीन्स भी आता है, इसमें मीन्स भी आता है, और साथ में क्या भी आता है? इंक्लूड्स भी आता है। मीन्स भी आता है, इंक्लूड्स भी आता है। ऐसी डेफिनेशंस आ जाएंगी, जब आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा। चाहिए दोनों आता है। अच्छा, तो ये बातें आपको समझ आ गई।
अब उसके बाद आ जाओ इनकम की डेफिनेशन पर। किसकी डेफिनेशन पर आ जाओ भाई? इनकम की डेफिनेशन पर आ जाओ। इनकम की डेफिनेशन पर आ जाओ। थोड़ा सा मैं ज़रा लॉ का भी आपको दीदार कराता हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दिखता कैसा है। और ये जो डेफिनेशंस वगैरह हैं लॉ में कहाँ लिखी होती हैं। देखो असल में हमारा मेन स्टडी मोटिव होता क्या है? लॉ को पढ़ना। सही है। ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है ना, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ है। आप लॉ से तो नहीं पढ़ेंगे चीज़ों को, क्योंकि लॉ में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई होती हैं। इसके लिए ICAP ने आपको किताब दे दी है, फिर मैं आपको एक किताब दे दूंगा, तो हम उससे पढ़ेंगे। जो मेरी बुक होगी हम उससे पढ़ रहे होंगे। और दूसरा जो आपके पास रेफरेंस मटेरियल है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो ICAP की बुक है आपके पास। सही। चलो, लॉ के अंदर सेक्शंस थोड़े से डिफ़िकल्ट लिखे हुए होते हैं। लॉ के अंदर चीज़ें आसान नहीं लिखी हुई होती हैं, लैंग्वेज मुश्किल होती है, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या अभी आपको CAF 2 पढ़ा कर हमें कानूनदान बनाना है? नहीं, हमें आपको कानूनदान अभी से नहीं बनाना है। हाँ, CA फाइनल के अंदर ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। अब ये देखो, ये मैंने CA फाइनल वालों के लिए ये पूरा ऑर्डिनेंस लिंक किया है। ये लिंक नहीं होता वेबसाइट पे, लेकिन मैंने इनके लिए लिंक किया हुआ है कि मुझे कभी भी इंडेक्स पे जाना हो, मैं क्लिक करूँ, इंडेक्स पे पहुँच जाऊँ, किसी पेज पे जाना हो, ठीक है, क्लिक करूँ, उस पेज पे पहुँच जाऊँ। तो इन्होंने लिंक किया हुआ है, क्योंकि CA फाइनल वाले बच्चे ऑर्डिनेंस भी रेफ़र करते हैं, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन आपका ओपन बुक एग्ज़ाम भी नहीं है और ऑर्डिनेंस से पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए तो चीज़ें बड़ी आसान है, क्योंकि आपने याद करनी है, उन्होंने याद नहीं करनी। तो आप जब याद करोगे तो याद क्या चीज़ करोगे जो याद हो सकती है ना। अच्छा, तो कभी कभी जहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ी, दिल चाहा, मैं ऑर्डिनेंस खोल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लगता है। तो खैर, अभी मुझे डेफिनेशन दिखानी है, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये डेफिनेशन का जो सेक्शन है, इनकम की जो डेफिनेशन है, ये शायद ये है इनकम की डेफिनेशन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नजर आए आप लोगों को? सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 में आती है। ये देख रहे हो आप लोग, सेक्शन 2 सब सेक्शन 29, ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने इसी डेफिनेशन को यहाँ लिखा है, थोड़ा सा आसान करके लिख दिया बस। थोड़ा सा मैंने आसान करके लिख दिया है। यह है सेक्शन 2 सब सेक्शन 29। सेक्शन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप सेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं होता पेपर में। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो कुछ मोटे मोटे सेक्शंस मैं रेफ़र कर रहा हूँ। मिसाल ले रहा हूँ, सैलरी का सेक्शन, सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन, सेक्शन 15, 16, इनकम फ्रॉम वो कैपिटल गेन का 37A, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 39, बिजनेस इनकम का 18, डिडक्टेबल एडमिसिबल डिडक्शंस का 20, इनएडमिसिबल डिडक्शंस का 21। ऐसे मैं रेफ़र कर रहा हूँ, हम पढ़ रहे होंगे, लिखा हुआ भी होगा हैंड आउट में। तो अब ये जो मोटे मोटे सेक्शंस हैं ना, जब हम पढ़ रहे होंगे, इतनी दफ़ा रेफ़र कर रहे होंगे, इतनी दफ़ा इनका जिक्र कर रहे होंगे कि ये आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। क्या एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन ये फिर भी आपको याद हो जाएंगे। और टैक्स के स्टूडेंट होने के नाते ये मोटे मोटे जो सेक्शंस हैं, जो हेड्स ऑफ इनकम के सेक्शंस हैं, ये कम से कम आपको पता होने चाहिए। सही। अच्छा, तो सबसे पहले हम इनकम की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। इनकम की डेफिनेशन देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनकम इंक्लूड। इसका मतलब ये है कि इनकम का जो कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में है वो तो है ही है। लॉ कह रहा है कि वो तो है ही है, वो तो इनकम है ही है, ये चीज़ें भी इनकम है। यानी कि लॉ ने इनकम की डेफिनेशन का स्कोप बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। क्यों इंक्रीज कर दिया? ताकि आप की इनकम पर लॉ क्या कर सके, टैक्स लगा सके। आप ये ना बोलो नहीं नहीं यार ये तो मेरी इनकम ही नहीं है, मैंने नॉन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव किया है, ये तो गिफ्ट है, ये मेरी इनकम थोड़ी है, मैं इस पर क्यों टैक्स दूँ। लॉ बोलेगा नहीं 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 रुक जाओ,
ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के अंदर हमने ये देखो ये इसको इंक्लूड कर दिया हुआ, अब ये तुम्हारी इनकम बन गई। अब तुम्हारी बहानेबाजी नहीं चलेगी, तुम्हारी फजूल बातें नहीं चलेंगी। क्या बातें आपको समझ आ रही? इसका मतलब कि इनकम के अंदर जो कॉमन सेंस है, जनरल सेंस है, डिक्शनरी सेंस है, वो तो एप्लीकेबल है ही है, प्लस साथ में क्या चीज भी एप्लीकेबल है, इंक्लूड्स दिस 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 एंड दिस। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा आ जाओ। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, हर वो अमाउंट जो क्या हो, चार्जेबल टू टैक्स हो। और ये चार्जेबल टू टैक्स कौन सी अमाउंट होगी? रेवेन्यू रिसीट। इसके लिए हमने पूरा पीछे बैकग्राउंड डेवलप कर लिया, कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लिया, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। बता नहीं रहा लॉ चार्जेबल टू टैक्स क्या मतलब भाई? चार्जेबल टू टैक्स तो हमने कहा ये वो अमाउंट होती है जो रेवेन्यू रिसीट होती है, क्योंकि कैपिटल रिसीट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो क्या रेवेन्यू रिसीट वाला कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया? जबरदस्त। अगला देखते हैं। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर। क्या लिखा हुआ है? अंडर एफटीआर। और एफटीआर का मतलब होता है फाइनल टैक्स रिजीम। क्या मतलब होता है एफटीआर का? फाइनल टैक्स रिजीम भी बोलते हैं इसको, फिक्स टैक्स रिजीम भी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आने वाला है बहुत जल्द, मैं आपको समझाऊंगा टैक्स रिजीम्स किसको कहते हैं, टैक्स रिजीम्स किसको कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे इनकम हमारे जहनों में क्या है, हम किसको इनकम कहते हैं? गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। हमने बाकी हेड्स ऑफ इनकम तो आज तक नहीं पढ़े। हमने से मुराद है आपने आज तक कभी सैलरी और उसकी टैक्सेशन नहीं पढ़ी, आपने कभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। लेकिन एक चीज़, एक इनकम ऐसी है जो आपने पढ़ी है आज से पहले, बिजनेस इनकम। वेरी गुड। तो मैं उस बिजनेस इनकम की एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि आपने वो पढ़ी हुई है। अब आप कहेंगे सर मैंने बिजनेस इनकम कहाँ पढ़ी है? अकाउंटिंग में पढ़ी है। अकाउंटिंग के अंदर आपने पीएनएल बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने सेल परचेज की, तो क्या है वो? बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम किसको कहते हैं? हमने कहा सर किसको कहते हैं, क्या मतलब है? मैंने कहा ये बताओ मुझे कि सबसे पहले टॉप लाइन पे पीएनएल कैसे बनता है? सेल्स। ऐसा है कि नहीं? सेल्स या रेवेन्यू। मिसाल के तौर पर 28 मिलियन की सेल्स है, फिर उसमें से हम क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मिसाल के तौर पर आपने 16 मिलियन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर ली, 12 मिलियन का आपके पास क्या आ गया? उसमें से आपने लेस कर लिए एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपने एडमिन एक्सपेंसेस भी लेस कर लिए, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लेस कर लिए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी लेस कर लिए। मिसाल के तौर पर 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन। 12 में से 6 लेस कर दो, कितना बचा? 6 मिलियन। ये होता है प्रॉफिट। उसमें से फिर लेस होता है क्या? टैक्स। मिसाल ले रहा हूँ मैं, हमने 1.5 मिलियन का टैक्स लेस कर लिया, कितना बच गया? प्रॉफिट क्या बच गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। टैक्स की दुनिया में हम इनकम किसको बोल रहे हैं? इस सब में से हमारे लिए टैक्स की दुनिया में जो इनकम है ना मेरे बच्चों, जो इनकम है ना वो ये वाली है। वो अमाउंट जिस पर हमने टैक्स लगाना है, वो अमाउंट जिस पर हमने क्या करना है, जिस पर हमने टैक्स लगाना है, इस पर टैक्स लगेगा, यानी कि टैक्स लगने से पहले वाली अमाउंट।
अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम कौन सी है? हमने कहा सर हमारे लिए ये इनकम नहीं है, ये तो ग्रॉस रिसीट्स है, ये तो रेवेन्यू है, ये तो टर्नओवर है, ये इनकम थोड़ी है। इसमें से एक्सपेंसेस लेस होंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस लेस होने के बाद लॉस भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना? एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज़्यादा निकल जाए तो बॉटम लाइन क्या आ जाएगा आपके पास? लॉस आ जाएगा। हमने कहा सर लॉस भी आ सकता है। अच्छा भाई, तो ये वाली अमाउंट तो तय हुआ कि इनकम नहीं है। इनकम कौन सी वाली है? ये वाली। तो टैक्स अगर लगना चाहिए तो किस पे लगेगा? 6 मिलियन पे लगेगा। ये तो हो गई नॉर्मल टैक्स रिजीम। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है, डिटेल में तो बात आ गई आएगी। तो ऐसी टैक्स रिजीम जिसमें आपकी नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टैक्स रिजीम। ऐसा तरीका, ऐसा मोड, ऐसी मोडेलिटी जिसमें आपकी नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगता है। और नॉर्मल इनकम क्या होती है? एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो भी इनकम आती है उसको हम नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम कहते हैं। अभी डिटेल में बात आ जाएगी। वो तो हो गई नॉर्मल वाली इनकम। लेकिन सर लॉ ने कुछ स्पेशल मॉडलिटीज भी इंट्रोड्यूस की हुई हैं। लॉ के अंदर कुछ स्पेशल मॉडलिटीज भी मौजूद हैं। सर स्पेशल मॉडलिटी का मतलब क्या? स्पेशल मॉडलिटी का मतलब ये है कि ऐसी अमाउंट्स भी लॉ ने बोला है कि इस पर हम टैक्स लगाएंगे, ऐसी अमाउंट्स भी लॉ ने कहा है कि हम इस पर टैक्स लगाएंगे जिसमें से हम तुम्हें एक्सपेंस लेस करने नहीं देंगे, अरे सर ये क्या बदमाशी हो गई? एक्सपेंसेस लेस करने नहीं देंगे? इनकम तो आती ही एक्सपेंसेस लेस करने के बाद है। इनकम एक्सपेंस लेस करने से पहले तो आती ही नहीं है। ये क्या बात हो गई? लॉ ने कहा नहीं, हम नहीं करने देंगे तुम्हें एक्सपेंस लेस। अच्छा सर कोई एग्जाम्पल दें। कैसे एग्जाम्पल दें तो ताकि समझ आए? अभी एग्जाम्पल दे दें आपको, मिसाल के तौर पर। एग्जाम्पल ऑफ FTR इनकम। मैं आपको FTR डिटेल में समझाऊंगा तो बाद में। अभी एग्जाम्पल दे के आपको तारुफ करा रहा हूं, मैं सिर्फ तारुफ करा रहा हूं। एग्जाम्पल, विनिंग फ्रॉम प्राइस बॉन्ड, विनिंग फ्रॉम प्राइस बॉन्ड। सही है? आपका प्राइस बॉन्ड लग गया। प्राइस बॉन्ड कितने का लग गया? आपने कहा सर 250 रुपये का मेरा प्राइस बॉन्ड था और मेरा इनाम निकल गया। और वो 200 रुपये का प्राइस बॉन्ड था, उस पर इनाम निकल गया और मुझे 5000 का इनाम मिला। तो आपको ग्रॉस अर्निंग कितनी हुई? उस प्राइस बॉन्ड से ग्रॉस अर्निंग कितनी हुई? 5000 हो गई। 5000 का प्राइस बॉन्ड निकल आया। 5000 रुपये आप गए और आपने बैंक से वो 5000 रुपये हासिल कर लिए। सही है? और मैंने बताया था आपको कि प्राइस बॉन्ड के ऊपर टैक्स कितना था? 15%। प्राइस बॉन्ड पे 15 था, तो हम इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे 15%। कितना बना 15%? जब आप बैंक के काउंटर पर जाओगे तो आपको कितने पैसे देगा वो? उसने ये 15% का टैक्स किस अमाउंट पर लगवाया? 5000 पर। क्या 5000 में से कोई एक्सपेंस लेस करने दिया उसने आपको? आपने उसको बहुत बोला, अरे भैया मैं ये प्राइस बॉन्ड खुला कराने के लिए मैं टैक्सी पकड़ के आया हूँ, मुझे टैक्सी वाले को 500 रुपये देने पड़ गए, मुझे मेरा खर्चा हो गया ये प्राइस बॉन्ड खुला कराने की। वो तो इसमें से लेस करो। सर ने बताया था कि एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो इनकम आती है उस पर टैक्स लगता है। फिर रास्ते के अंदर मुझे भूख लग रही थी, मैंने बन कबाब वाले से मैंने 100 रुपये के 2 बन कबाब ले लिए। तो 1000 रुपये मेरा टैक्सी का किराया, 200 रुपये के बन कबाब, वो 1200 रुपये तो लेस करो, वो मेरा एक्सपेंस हो गया। ये प्राइस बॉन्ड खुले कराने के चक्कर में मेरा एक्सपेंस हो गया। तो क्या आपकी बातें मानेगा? नहीं मानेगा। वो बोलेगा भैया मैं तो 5000 रुपये के ऊपर 15% का टैक्स लगाऊंगा, ग्रॉस प्रोसीड्स पर 15% का टैक्स लगाऊंगा। किस पे? ग्रॉस अर्निंग्स या ग्रॉस प्रोसीड्स पर। ये एक एग्जांपल हो गई।
दूसरी एग्जाम्पल, आप जीतो पाकिस्तान में गए, और जीतो पाकिस्तान के अंदर आपने क्या जीत ली, वॉन अ बाइक। और बाइक की जो आपने बाइक जीती उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, होंडा 70। हमने कहा सर 1.5 लाख रुपए की बाइक इनाम में जीत ली आपने। इसका मतलब अगर आपको बाइक इनाम में मिली तो आपको कितने पैसे मिल गए, 1.5 लाख मिल गए। 1.5 लाख की चीज़ मिल गई ना आपको, 1.5 लाख की चीज़ मिल गई। प्राइजेस के ऊपर टैक्स कितना बताया था मैंने आपको, 20%। 20%। तो हमने कहा सर इसके ऊपर जो जीतो पाकिस्तान वाले शो वाले होंगे, गेम शो वाले होंगे, वो बोलेंगे भाई आपने तो बाइक जीती है तो इसमें से हम पैसे आपके काट तो नहीं सकते, आप इसका 20% यानी कि 30,000 रुपये आप हमें जमा करा लें और आप ये बाइक लेके चले जाएं। तो वो जो 20% लगाएगा वो किस पर लगाएगा, 1.5 लाख पर। मैंने कहा पहले वो बोलेगा भाई 30,000 रुपये, तो आपको जो अल्टीमेट इनाम मिला आपके हाथ में जो आया वो कितना आया, लेकिन क्या ऐसा अलाउ होगा, ना तो सर ये एक्सपेंस अलाउ होगा, ना तो जीतो पाकिस्तान वाला, अच्छा सॉरी ये एक्सपेंस थोड़ी, तो ने कहा सर ये जो खर्चा मेरा हुआ था टैक्सी का और बन कबाब का 1200 रुपये, क्या मुझे लॉ ये 1200 रुपये लेस करने देगा, नहीं करने देगा। फिर तुम इधर आए जीतो पाकिस्तान में, आपने उसको बोला भैया ये तुमने 1.5 लाख रुपए की जो बाइक दी है, तुम कह रहे हो कि ये मेरी इनकम है और तुम इसके ऊपर 20% टैक्स लगा रहे हो, तो तुम यकीन जानो कि ये मेरी इनकम नहीं है। जीतो पाकिस्तान वाले ने बोला भाई क्यों ये आपकी इनकम नहीं है। आपने बोला भैया ये जीतो पाकिस्तान का गेम शो, मिसाल ले रहा हूँ, ये लाहौर के स्टूडियो में हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने डाइवू पकड़ी और डाइवू पकड़ के मैं आया हूँ लाहौर, तो 10,000 रुपये तो मेरे लग गए किराया। फिर मैं यहाँ एक रात स्टे किया मैंने, उस एक रात का किराया लग गया मज़ीद मेरा 5,000 रुपये, 15,000 रुपये हो गए। फिर मैंने खाया पिया इस गेम शो के लिए, यहाँ पे हूँ मैं, 5,000 रुपये को लगा लो, तो भाई 20,000 रुपये तो मेरा खर्चा हो गया ये बाइक जीतने के लिए। वो तो लेस करो इसमें से। तो क्या ख्याल है कि वो जीतो पाकिस्तान वाले लेस करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो लेकिन आपने तो कहा भाई इनकम तो उसको बोलते हैं कि जो एक्सपेंस लेस करने के बाद आती है, ये मेरी कोई इनकम थोड़ी है 1.5 लाख रुपए। वो बोलेगा भैया बातें आपकी सारी सही हैं, ये आपकी इनकम नहीं है, लेकिन लॉ ने हमें बोला है कि इस केस में जो टैक्स लगेगा वो किस पर लगेगा, ग्रॉस प्रोसीड्स पर लगेगा, और ग्रॉस प्रोसीड्स पर हम टैक्स लगाएंगे और हम तो 30,000 रुपये आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो आपके जो एक्सपेंसेस वगैरह जो आप बता रहे हो, जो एक्सपेंसेस वगैरह आप बता रहे हो 20,000 रुपये के, वो हम आपको माजरत के साथ अलाउ नहीं कर सकते। ये एफटीआर की इनकम की ये ख़ास बात होती है कि जो भी इनकम, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाली नॉर्मल में जा रही है, कौन सी वाली एफटीआर में जा रही है, वो हम बताएंगे आपको, ऐसे पता लगेगा आपको। वो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं समझाया, मैंने आपको सिर्फ तारुफ कराया, हाईलाइट दिए कि अगर एक इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में जा रही है तो उसके साथ नॉर्मल वाला बर्ताव होगा। जैसे बिजनेस इनकम, आपका रेवेन्यू आया, उसमें से एक्सपेंसेस लेस हुए और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो बॉटम लाइन प्रॉफिट आया उस पर टैक्स लगा, ये हुआ नॉर्मल वाला बर्ताव। तो ये जो बर्ताव हमने किया है यहाँ पर प्राइस बॉन्ड वाली विनिंग के साथ या जीतो पाकिस्तान वाली विनिंग के साथ, सर क्या ये नॉर्मल बर्ताव नहीं है? हमने कहा नहीं, ये नॉर्मल बर्ताव नहीं है, ये एबनॉर्मल बर्ताव है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो इनकम आई उस पर टैक्स नहीं लगाया हमने, यहां पर हमने ग्रॉस प्रोसीड्स पर टैक्स लगा दिया। किस पर टैक्स लगा दिया? ग्रॉस प्रोसीड्स पर टैक्स लगा दिया। फिर आपका अगला सवाल, सर ये इनकम टैक्स की दुनिया में तो टैक्स लगता है इनकम पर, अब ये ग्रॉस प्रोसीड्स तो मेरी इनकम है ही नहीं, क्योंकि इसमें से तो आपने एक्सपेंस लेस ही नहीं किया, इस पर तो टैक्स लग ही नहीं सकता। तो ये कानूनी लिहाज से तो ठीक ही नहीं है। तो कानून बनाने वालों ने बोला कि अच्छा, कानून बनाने वाले तो हम हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनकम की डेफिनेशन ही बदल देते हैं तुम्हारे लिए, अब बच के दिखाओ तुम।
तो उन्होंने क्या किया, इनकम की डेफिनेशन के अंदर ही क्या डाल दिया, इस चीज को डाल दिया कि अब ये जो तुम्हें ग्रॉस प्रोसीड्स मिल रही हैं जिस पे एफटीआर का टैक्स लग रहा है, यही इनकम है। इंक्लूड्स की डेफिनेशन का करने का मकसद ये था कि वो अपनी मर्जी से जो चीज चाहे इसमें इनकम की डेफिनेशन में ठूस दे, तो उन्होंने इसको ठूस दिया। उन्होंने बोला भाई ये जो ग्रॉस प्रोसीड्स तुमको मिल रही हैं जिस पे टैक्स हम लगाना चाह रहे हैं एफटीआर का, ये जो अमाउंट है जिस पर हम एफटीआर का टैक्स लगा रहे हैं, तुम मानो ना मानो हमने डेफिनेशन में डाल दिया ये इनकम है। अब पढ़ते हैं उसको, अब समझ आएगा। अब पढ़ रहे हैं आप लोग इसको, सही है। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन और कलेक्शन, डिडक्शन भी हो सकती है कलेक्शन भी हो सकती है। जीतो पाकिस्तान वाला अगर आपको कैश में इनाम देगा तो उसमें से डिडक्ट भी कर सकता है, और अगर बाइक दे दी तो क्या भी करेगा, कलेक्ट भी कर सकता है। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम। एफटीआर की बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन मैं आपको नहीं देना चाहता। वजह, मैं चाहता हूं आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपके लिए चीज़ें आसान हो। वक्त के साथ साथ हर चीज़ आ जाएगी और आप हर चीज़ पढ़ लेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं चाहता हूं कि आपको एब्जॉर्ब अच्छे से हो चीज़ें। मैं कॉम्प्लेक्स मिसालें देके आपको परेशान ना करूं, मिसालें तो बहुत है जिसे को इंतहा नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी के लिए ये मैंने 2 मिसालें देके आपको समझा दिया, तो क्या आपको बात समझ आ गई मेरी? वेरी गुड। तो जब हम एफटीआर का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे और एफटीआर की इनकम के साथ हम खेलेंगे तो हमें असल में पता लगेगा कि व्हाट इज एफटीआर इनकम, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये सब बातें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमने कहा सर ये भी हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ तीसरी लाइन पे। एनी अमाउंट, क्या लिखा हुआ है? एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी अमाउंट ट्रीटेड, इसका मतलब ये अमाउंट ऐसी है जो इनकम है नहीं। लॉ ने बोला है इनकम है तो इनकम है, ये मैंने पढ़ाया था ऊपर रेवेन्यू रिसीट के अंदर। कैपिटल रिसीट में, कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। वो इनकम है नहीं, दिखने में भी नहीं लग रही, सिर्फ खुसूसियात भी नहीं है, आम जुबान में आम जिंदगी में हम उसको इनकम मानते भी नहीं है, लेकिन लॉ ने बोला इनकम है, इसको ट्रीट करो, इनकम है तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा कि इनकम है, चाहते ना चाहते हमें मानना पड़ेगा कि ये इनकम है। एग्जाम्पल्स दे दें सर, इसकी एग्जाम्पल पहले भी दी हुई, अभी भी दे देते हैं आपको, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम्पल लिख लो मेरे बच्चों इसकी। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हमने जो ली थी वो क्या ली थी, बोलो? पहला, गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सॉरी गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश भी है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट ऑफ बिल्डिंग, एटसेट्रा। बस ये 2 एग्जाम्पल आप लिख लो, काफ़ी हैं आपके लिए, बाकी की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, ज़बरदस्ती नहीं, क्यों ले रहा तस्वीर, क्यों ले रहा मेरा बच्चा, क्यों ले रहा तस्वीर? कोई तस्वीर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट मैंने अभी लिंक मैंने बना लिया है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट सेव होगा आपके पास पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट, गूगल ड्राइव का लिंक होगा, मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा वो आपके पास अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आप घर जाके जब डॉक्यूमेंट खोलोगे तो आपको ये सारी नोटिंग उसमें हुई भी मिलेगी, तस्वीरें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लोन रिसीव्ड इन कैश या सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट ऑफ अ बिल्डिंग, ये इनकम है तो नहीं, हमारा दिल भी नहीं मान रहा, लेकिन लॉ कहता है कि ये इनकम है तो इनकम बनानी पड़ेगी, फिर ये इनकम है। जबरदस्ती लॉ ने
बोल दिया कि इसको इनकम की डेफिनेशन में हमने डाल दिया। तो जिसको हम ज़बरदस्ती ट्रीट करेंगे कि ये इनकम है तो आप भी उसको मानोगे कि ये इनकम है। ज़बरदस्त बात हो गई, ये भी समझ आ गई सर बात। अगली बात, एनी लॉस ऑफ इनकम, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मैं ज़रा समझाता हूँ। एनी लॉस ऑफ इनकम, इसको समझने के लिए भी मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल जैसे ही दूंगा आपको समझ आ जाएगी। टैक्स के अंदर एग्जांपल से चीज समझ आती है, ठीक है। एग्जांपल, जब हम रेंटल इनकम का टॉपिक पढ़ेंगे तो रेंटल इनकम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी जिसने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है और जिसको रेंटल इनकम अर्न हो रही है, इनकम उसकी बनेगी, सही है। उसमें कॉन्सेप्ट आएगा एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। whichever is higher will be taxable। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पर आ जाओ। इसका मतलब ये हुआ सर कि मिसाल के तौर पर मैंने एक फ्लैट किराए पे दिया, ठीक है, मैंने एक फ्लैट किराए पे दिया और उस फ्लैट का फेयर मार्केट रेंट है, उस फ्लैट का फेयर मार्केट रेंट है 80,000 रुपये पर मंथ। 80,000 रुपये पर मंथ उसका फेयर मार्केट रेंट। फेयर मार्केट रेंट मतलब कि अगर मैं उसको मार्केट में आज किसी को भी रेंट पे देना चाहूँ तो मुझे उसके 80,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे। एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है इसी फेयर मार्केट रेंट के लिए, एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है ALV। क्या यूज़ होती है? ALV, एनुअल लेटिंग वैल्यू। ये भी फेयर मार्केट रेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये पूरे साल का किराया बताती है। यानी 80,000 अगर पर मंथ है तो साल का कितना हो जाएगा? तो आपको ये वर्ड मिला नज़र आएगा काफ़ी ज़्यादा, ALV का, एनुअल लेटिंग वैल्यू। इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो मार्केट रेंट है पूरे साल का अगर मैं देखूं तो वो ALV कहलाएगा। एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी है उसकी? 9,60,000। लेकिन अब ये फ्लैट मेरे किसी कज़न को चाहिए था रेंट पे। उसने मुझे बोला मुनीर भाई ये मुझे फ्लैट आप दे दो रेंट पे। मैं कितने में दोगे? मैंने बोला भाई मार्केट का किराया चल रहा है 80,000 रुपये, साल का 9,60,000 रुपये। मतलब मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ थोड़ी सी रियायत कर लो, मैं 50,000 से दे सकता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है भाई तुम 50,000 दे दो, भाई हो तुम हमारे कज़न हो, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ बोलो? एक्चुअल रेंट था 50,000 पर मंथ और एनुअल कितना हो गया? असल में जब हम टैक्स की दुनिया में ना इनकम को एनुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आप देखोगे कि मैं मंथली इनकम की नहीं बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा? एनुअल इनकम की बात करूंगा। पूरे साल की इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस पर टैक्स लगता है। तो एनुअल रेंट कितना हो जाएगा बोलो मेरे बच्चों? हमने कहा सर एनुअल रेंट हो जाएगा 50,000 इंटू 12 यानी कि 6 लाख, 6 लाख रुपए। ALV कितना था? यानी कि मैं अगर किसी और को मार्केट के अंदर ये फ्लैट दे देता तो मुझे कितने मिल जाते? 9,60,000। लेकिन मुझे असल में मिल कितने रहे? 6 लाख। मैंने अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से कितने रेंट का लॉस किया? 3,60,000 का लॉस किया। मुझे एक्चुअल में मिल कितना रहा है? 6 लाख। अब कोई भी बंदा देखे, वो देख के क्या बोलेगा? एक लेमैन देखे, वो बोलेगा कि भाई 6 लाख आपका रेंट है, 6 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना चाहिए, 6 लाख आपकी इनकम में जाना चाहिए, क्योंकि आपने असल में इनकम कमाई कितनी है? 6 लाख। लेकिन हम कहेंगे नहीं, टैक्स के कानून के हिसाब से हमारी इनकम में जाएगा कितना? 9,60,000।
क्यों 9,60,000 जाएगा? क्योंकि लॉ ने बोल दिया एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। तो मेरी इनकम में कितना जाएगा? 9,60,000। ये कैसे कर सकता है कानून वाला, ये टैक्स वाला कैसे कर सकता है कि 9,60,000 रुपए आपकी इनकम में लेके चले जाए, जबकि आपको मिले ही कितने हैं? 6 लाख। हमने कहा वो ऐसे कर सकता है, वो बोलेगा मिले तुमको 6 लाख और तुमने अपनी मर्जी से, अपनी खुद की खुशी से लॉस ऑफ इनकम कितना किया? 3,60,000। दोनों को मिला लो, कितना बना? 9,60,000। ये 9,60,000 तुम्हारी इनकम में जाएगा। अरे भाई ये कानून वाला कर कैसे सकता है? ये लॉस ऑफ इनकम को ऐड कैसे कर सकता है मेरी इनकम के अंदर? ये तो मैंने कमाए ही नहीं है, ये हरकत वो कैसे कर सकता है? हमने कहा वो ऐसे कर सकता है कि आपने सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 की डेफिनेशन नहीं देखी। उसने लिख दिया है क्या? इनकम की डेफिनेशन इंक्लूड्स एनी लॉस ऑफ इनकम। क्या ये बात आपकी समझ आती है कि यहाँ पर हुआ तो मेरा लॉस ऑफ इनकम है, लेकिन लॉस ऑफ इनकम को भी टैक्स वाले ने दर हकीकत इनडायरेक्टली क्या बना दिया? मेरी इनकम बना दिया। तो अगर ये एएलवी मेरी इनकम में जाके टैक्स हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसका ब्रेकअप क्या है? इसका ब्रेकअप ये है कि ये 6 लाख भी मेरी इनकम में चला गया और इसका ब्रेकअप ये है कि ये 3 लाख लॉस ऑफ इनकम बन के भी मेरी इनकम में चला गया। क्या बात आपकी समझ आती है? बस एक एग्जाम्पल ले लो, बाकी एग्जाम्पल मैं लूँगा तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। एक आसानी के लिए समझ आ जाए, डेफिनेशन आपके दिमाग में, आपके पल्ले पड़ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव है। ठीक है, तो अब क्या ये डेफिनेशन एग्जाम में अगर कभी लिखने को आ जाए 2 मार्क्स की, तो क्या आप लिख सकते हो? कितनी आसान है। देखो मैं आपको हमेशा यही कहता जाऊँगा कि जो चीज़ भी आप क्लास में पढ़ोगे ना, उसको अगर आपने आज ही घर जाकर 2 दफ़ा रीड कर लिया, वो आपको याद हो जाएगा। यकीन करो, आपको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अभी हम कितना पढ़ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मामूली मामूली पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है हमारी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल नन्हे नन्हे हो, बिल्कुल जिसको बोलते हैं छोटे छोटे चूज़े। मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे थे तो कल मैं उनके लिए चूज़े लेकर आया, छोटे छोटे थे चूज़े। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल नन्हे मुन्ने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे ना, जी स्पीड, रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाएगी उनकी। बात समझ आ गई? तो ऐसे ही होगा आपके केस में भी। अभी तो आपको लग रहा है बिल्कुल आसान आसान हलवा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद पता लगेगा, 1-2 हफ्ते बाद आप देखिएगा कि हमारी स्पीड कितनी तेज़ हो जाएगी और आपके लिए मसला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप घर जाके उसको रिकैप कर रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे। अगर आप ब्लैंक हो जाएंगे, मिसाल ले रहा हूँ मैं, हमारी क्लासेस हुई मंडे ट्यूसडे थर्सडे नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी आपके रिकैप के लिए कितना अच्छा शेड्यूल बन गया इस दफ़ा, वरना आमतौर पर होती थी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 4 दिन में लेता था। इस दफ़ा अच्छा शेड्यूल बन गया आपके लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 3 दिन का ब्रेक आ गया। अब 3 दिन के अंदर आप लोग होमवर्क भी करो, सारी चीज़ों को रिवाइज भी करो, बिल्कुल अप टू डेट चलो, ताकि आपका सब्जेक्ट सफ़र ही ना करे। अब आप मुझे बताओ, जो बच्चा इन 3 दिनों को कैपिटलाइज कर लेगा, पीछे होगा वो कभी भी? ये टीचर का कोर्स ख़त्म हुआ, ये आपका कोर्स ख़त्म हुआ, टकाटक साथ साथ। जिधर आपने पेंडिंग में डाला कोई टॉपिक, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आएंगे कैसे कैसे टॉपिक आएंगे, दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें याद भी करना होगा, समझना भी होगा। अच्छी बात टैक्स में ये है कि चीज़ें आपको अल्लाह के हुक्म से सारी की सारी क्लास में समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। आपने करना सिर्फ ये होगा कि घर जाकर उसको 2 दफ़ा आपने पढ़ लिया। कोई डेफिनेशन है 3 दफ़ा पढ़ लिया, याद हो जाएगी आपको। जिस दिन पढ़ा उसी दिन रिवाइज कर लिया, 5 मिनट में याद होगी, 10 मिनट में याद होगी। वो टॉपिक, वो सेक्शन, वो रिक्वायरमेंट 10 मिनट में याद हो जाएगी, 15 मिनट में याद हो जाएगी। यही आपने उस दिन घर जाकर रिकैप नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, आपने 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर एक साथ करूँगा मैं, अब आप उसी चीज़ को याद करने लगोगे ना, तो वो जो 15 मिनट आपको लगते पहले, वो आपको लगेगा 1 घंटा। आप अपनी बेवकूफ़ी से टाइम को 4 टाइम्स बढ़ा दोगे। क्या आपको बात समझ आ रही है? अब इनकम की डेफिनेशन है, 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। 2 मार्क की डेफिनेशन कभी भी आ जाएगी, आती देता है एग्जामिनर। व्हाट इज इनकम, व्हाट इज रेंट,
व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे देता है एग्जामिनर, पूछ के थोड़ी देगा। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, ये कहाँ से आएगी भाई, एग्जामिनर की मर्जी। एग्जामिनर को लगेगा बिल्कुल ही बेसिक है, बच्चों को दे देता हूँ, मुफ्ते के मार्क्स हैं, पता लगे बच्चे ने वही डेफिनेशन याद नहीं की हुई, और फिर वो बोलता फिरेगा सर थ्योरी बहुत आ गई थी, थ्योरी बहुत आ गई थी। अब बेवकूफ़ों इसलिए आ गई थी ताकि एग्जामिनर चाह रहा था तुम पास कर लो, हराम खोरो। वो एग्जामिनर समझ रहा था कि बाकी की चीज़ें तुमको मुश्किल लगेंगी, डेफिनेशन दे दूंगा तो बच्चा पास हो जाएगा। उसको क्या पता था वो डेफिनेशन भी याद करके नहीं आया। वो बात समझ आ रही है तुम लोगों को। इनकम की डेफिनेशन, इनकम इंक्लूड्स any amount chargeable to tax, any amount subject to collection or deduction of tax under FTR, any amount treated as income, any loss of income। कितनी आसान बात। और अगर इसके एग्जांपल्स आपके जहन में हैं तो अब ये डेफिनेशन आपके जहन से नहीं निकलेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बात समझ आ गई आपको? वेरी गुड। अच्छा, हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टैक्स रिजीम्स। क्या कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर पूरे इनकम टैक्स की बुनियाद है, बेस है, बुनियाद है, बेस है, टैक्स रिजीम। सर ये टैक्स रिजीम क्या होता है, क्यों होता है? These are basically ways या methods of taxing any income। किसी भी इनकम को टैक्स करने का तरीका, टैक्स रिजीम आपको मुख्तलिफ तरीके बताएगा। क्या बताएगा? मुख्तलिफ तरीके। तो सर क्या सारी इनकम को एक ही तरह से टैक्स नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या सारे स्टूडेंट्स को एक तरह से पढ़ाया जा सकता है? क्या माँ बाप अपने सारे बच्चों को एक तरह से पाल सकते हैं? 3 बच्चे होंगे, एक बच्चा बहुत शरारती होगा, वो पढ़ के ही नहीं देगा, जब तक उसको 2 थप्पड़ 2 डंडे ना लगे वो पढ़ के नहीं देगा। उसमें एक होगा बहुत चैंपियन, उसको माँ बाप को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पढ़ाई में टॉप है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, उसको माँ बाप नहीं भी बोलेंगे ना वो अपना काम और होमवर्क पूरा कर लेगा। तो माँ बाप को पता है इसको ज़्यादा बोलना ही नहीं, उसको मार पड़ती है, उसको नहीं पड़ती मार। और एक है वो मीडियम है, वो बहन भाइयों के अंदर मीडियम है, बहुत अच्छा भी नहीं पढ़ता भाई, फर्स्ट भी नहीं आता, लेकिन बिल्कुल निकम्मा भी नहीं है, हरामखोर भी नहीं है, ठीक है, 6th 7th 8th रैंक आता है उसका, होमवर्क भी मुनासिब कर लेता है, जलील नहीं होता, डांट खाता है, लेकिन पढ़। इसका मतलब कि सर 3 बहन भाई भी है ना, तो उन तीनों को भी हैंडल करने का जो वालिदैन का जो तरीका होगा ना वो डिफरेंट होगा नहीं होगा? जेल में कैदी, क्या सारे कैदियों, सर सारे कैदियों को एक ही सज़ा दे दें? अरे भाई क्यों दे दें एक सज़ा, क्यों दे दें एक सज़ा? चोर है उसका हाथ काटेंगे, ठीक है। जो आदि मुजरिम है, आदि मुजरिम है, वो थप्पड़ चमाट मारने से थोड़ी सीधा होगा, वो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 3rd डिग्री देनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? इसका मतलब कि सर जिस से ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और जिससे ऑब्जेक्टिव बेहतरीन अचीव हो जाए, हर जगह वहां वो तरीका अपनाया जाता है। ऐसा है कि नहीं? एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। इसी तरह टैक्स की दुनिया में भी सारी अमाउंट या सारी इनकम पर एक तरह से हम टैक्स नहीं लगा सकते, इफेक्टिव नहीं रहेगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर टूल नंबर 1 है, टूल नंबर 2 है, टूल नंबर 3 है,
तो मैं अगर ये वाली इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स में टूल नंबर 2 से निकालूंगा तो ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। हाँ यार, पाना नंबर 2 लेकर आओ। इंटरेस्ट इनकम में टैक्स इस पाने से निकालते हैं। बात समझ आ रही है? सैलरी इनकम पर टैक्स कैसे बेहतर निकलेगा? ये टूल नंबर 1 से निकलेगा। चलो भाई, टूल नंबर 1 को इधर इस्तेमाल करो। क्या बात समझ आ रही है? तो कुछ बच्चे शुरू में ना इसको कंफ्यूज या मिक्सअप कर देते हैं हेड ऑफ इनकम से। आपने इसको हेड ऑफ इनकम से मिक्सअप नहीं करना। हेड ऑफ इनकम से मिक्सअप नहीं करना। बात समझ आई? हेड ऑफ इनकम क्या है? किस घर में रह रहा है, उसकी घर के बाहर किस नाम की तख्ती लगी हुई है, वो किस हेड ऑफ इनकम में आता है, वो हेड ऑफ इनकम। बात समझ रहे हो? मिसाल ले रहा हूं, आप लोग सारे के सारे पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, सीए ग्रुप ए पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भाई आप लोग कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? ग्रुप ए में पढ़ रहे हैं। ये भी एक ग्रुपिंग है। अच्छा, फिर सब्जेक्ट वाइज भी ग्रुपिंग होती है। भाई कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं? टैक्स टैक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब तरीका क्या है पढ़ने का? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि फिजिकल पढ़ रहे हैं? तो मुझे ऑनलाइन ही समझ आता है, मुझे जो है ना बच्चों के बीच में बैठे समझ नहीं आता। अच्छा, तो आपके पढ़ने का तरीका डिफरेंट हो गया। ऑनलाइन आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं? इसलिए मैं फिजिकल आगे पढ़ता हूँ। क्यों? जब तक टीचर की डांट ना सुनूं मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा भाई, इसका मतलब पढ़ने का तरीका अलग हो गया आपका। पढ़ आप भी टैक्स रहे हैं, कैफ ग्रुप है, पढ़ आप भी टैक्स ही रहे हैं, कैफ ग्रुप है। तो क्या इससे आपका हेड ऑफ इनकम चेंज हो गया? क्या आपकी क्वालिफिकेशन चेंज हो गई? क्या आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया? नहीं, लेकिन तरीका चेंज हो गया। आर यू गेटिंग दिस? तो एक है हेड ऑफ इनकम, वो हेड ऑफ इनकम है। किस कैटेगरी के अंडर वो फॉल करेगा, किस हेड के नाम के अंडर वो फॉल करेगा, किस हेड के नाम के अंडर उसे क्लासिफाई करेंगे, वो हेड ऑफ इनकम। बात समझ आ रही? मिसाल दे रहा हूं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम से आने वाली इनकम है वो सैलरी इनकम, लेकिन टैक्स कैसे होती है? सेपरेट ब्लॉक में जाती है। ऐसे मैंने नाम ले लिया, अभी काम क्या है कैसे होगा कुछ नहीं पता, जाएगी वो हेड ऑफ इनकम क्या है? सैलरी। घर क्या है उसका? सैलरी। उस घर में ट्रीटमेंट कैसा होगा? वो है टैक्स रिजीम। क्या मैं बेसिक बात समझा पाया हूं? अब डिटेल बात और आगे आ जाती है आपके पास। अच्छा भाई, सर टैक्स रिजीम्स कितनी तरह के टैक्स रिजीम्स हैं? कितनी तरह के टैक्स रिजीम्स हैं? तो मोटी मोटी 3 तरह की टैक्स रिजीम्स हैं। मोटी मोटी कितनी है भाई? इसको लोग तोड़ के 4 भी कर देते हैं, लेकिन अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा तोड़ूंगा नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपके लिए सिंपल रखूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है मैं कोई चीज़ अभी आपको समझाने के लिए बताऊं और बाद में कहूं कि ये वो जो बताया था उसमें ये चीज़ आप ऐड कर लो, वो बात पूरी नहीं बताई थी मैंने, क्योंकि हो सकता है अभी बात आपको पूरी समझ में ना आए। मैं बताऊँ आप परेशान हो जाओ, सर ने क्या बता दिया, नींद ना आए आपको, अब बोलो यार सर ने क्या बता दिया, खाना सही से ना खा सको आप। आसान ईजी। टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम, 3 तरह की टैक्स रिजीम्स आपको मोटी मोटी 3 तरह की टैक्स रिजीम आपको नजर आएंगी। एक है फाइनल टैक्स रिजीम, एक है मिनिमम टैक्स रिजीम और एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम। सही। सबसे पहले जो हम तस्करा करेंगे ना, वो हम करेंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम का। लिखा तो सबसे पहले नहीं है हमने, लेकिन तस्करा हम सबसे पहले किसका कर लेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल टैक्स रिजीम। अच्छा, मैंने आपको बताया था बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, बताया था ना मैंने आपको? कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बिजनेस इनकम, ये था ना। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। इनकी इनकम ऐसे कैलकुलेट होती है कि सर इनका जो
रेवेन्यू होता है, सेल्स होती है, या टर्नओवर बोल दो आप, या अगर ये भी बुरा लग रहा है तो ग्रॉस रिसीट्स बोल दो। उनकी जो भी ग्रॉस रिसीट्स होती हैं, हर हेड का कुछ ना कुछ इनफ्लो होता होगा। उसमें से आप लेस कर दो, क्या? उस हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस कर दो। अभी आपने बाकी हेड्स की कोई डिटेल मुझसे नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने बिजनेस इनकम का तो अभी देखा ना कि बिजनेस इनकम के टर्नओवर या सेल्स में से हम क्या लेस कर रहे थे? एक्सपेंसेस लेस कर रहे थे। तो जब हम ये हरकत कर लेते हैं सर, जब हम ये हरकत कर लेते हैं तो उस हेड ऑफ इनकम की क्या आ जाती है? उस हेड ऑफ इनकम की इनकम आ जाती है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट तो बना के दे दिया है, लेकिन जब हम सैलरी इनकम पढ़ेंगे, मैं अभी इसे रेक्टिफाई इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जिसको पता हो बोले सर ने गलत पढ़ा दिया। सैलरी इनकम जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सैलरी इनकम में से हमें एक्सपेंसेस लेस करने की इजाज़त नहीं होती, लॉ हमें इजाज़त नहीं देता। तो मैंने अभी तो समझाने के लिए इधर आपको एक्सपेंसेस लेस करके दिखा दिए हैं, लेकिन जब बाद में हम पढ़ेंगे तो हमें लॉ सैलरी में से एक्सपेंस लेस करने की इजाज़त नहीं देगा। खैर, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए मैंने सबको एक तरह से कर दिया। फिर लॉ कहता है कि हर हेड ऑफ इनकम के अंदर, हर हेड ऑफ इनकम के अंदर जो भी नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम है, जो भी कौन सी वाली इनकम है? नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम है। अब सर ये नॉर्मल कैसे नज़र आती है? क्या इसके आँख कान नाक बाल होते हैं? क्या होते हैं नॉर्मल नज़र आने? हमें ही नहीं पता क्या होता है, बाद में बताऊंगा। जो हर हेड ऑफ इनकम में जो नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम है, उन सब को आप सम कर दो। क्या कर दो? सम कर दो। और आप सम निकाल लो, सम ऑफ नॉर्मल इनकम्स अंडर all heads of income. Sum of normal income under all heads of income. इन सबको आप सम कर दो, इनको सम कर दो, क्योंकि इनकम ये ब्लू वाले इनकम, इनको आपने सम कर दिया। कहा जी सर सम कर दिया। सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा बेटा, तो सारे हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जो नॉर्मल नजर आने वाली इनकम थी, हमने उसको क्या कर दिया? सम। सम करने के बाद क्या किया आपने? हमने कहा सम करने के बाद हमने उसका सम जो निकाल लिया उसको हमने कह दिया टैक्सेबल इनकम। क्या कह दिया हमने उसको? टैक्सेबल इनकम। हमने कहा सर ये सारा के सारा हमने सम कर दिया। ये सम करने के बाद हमारे पास आ जाता है, वैसे आता है हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल इनकम आ जाती है। अच्छा, एक और भी इनकम होती है जिसे हम सम करते हैं, मैंने लिखा नहीं था लेकिन मैं लिख देता हूँ, चलो। उसे हम कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम भी होती है हमारे पास, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम को भी हम सम कर दिया करते हैं टोटल निकालने के लिए, सिर्फ टोटल निकालने के लिए। एग्जेम्प्ट इनकम से क्या मुराद है? जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम। तो हमने कहा कि सर सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को भी हमने सम किया और प्लस हमने क्या भी कर दिया?
एग्जेम्प्ट इनकम को भी हमने सम कर दिया। जब हमने इन सबको सम किया तो आ गई हमारे पास कौन सी इनकम? टोटल इनकम आ गई। हमारे पास टोटल इनकम आ गई। उस टोटल इनकम के अंदर से फिर हम इस एग्जेम्प्ट को लेस कर देते हैं। पहले सम कर देते हैं ताकि टोटल आ जाए, फिर टोटल इनकम आने के बाद हम एग्जेम्प्ट वाली को लेस कर देते हैं। ना सिर्फ इस एग्जेम्प्ट वाली को लेस करते हैं बल्कि एक और चीज़ भी लेस करते हैं जिसे हम कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या कहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस। सर क्या वो भी लेस कर देते हैं? जी वो भी लेस कर देते हैं। सर ये दोनों लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है? मैंने कहा ये दोनों चीज़ें लेस करने के बाद हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम। क्या आ जाती है? यानी कि पहले हमने सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम निकाली, एग्जेम्प्ट इनकम भी निकाल ली। एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन हमने इसलिए निकाल ली क्योंकि टोटल आ जाए हमारे पास। क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ आ जाए? हमारे पास टोटल इनकम आ जाए। टोटल इनकम आ जाए। अच्छा, टोटल इनकम कैसे आएगी? सारे हेड्स ऑफ इनकम के अंडर जो भी इनकम आ रही है और एग्जेम्प्ट इनकम भी, उन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाती है? टोटल इनकम। फिर टोटल में से एग्जेम्प्ट इनकम को लेस कर दो। सर तो फिर ऐड ही क्यों किया था? भाई ऐड इसलिए किया था क्योंकि हमें टोटल इनकम निकालनी थी। कोई पूछे टोटल इनकम कितनी है तुम्हारी, तो हम उसको बताएंगे, उसमें एग्जेम्प्ट इनकम शामिल होती है। फिर हमने उसमें से एग्जेम्प्ट को लेस कर दिया। अच्छा सर सिर्फ एग्जेम्प्ट को लेस करेंगे? नहीं, एग्जेम्प्ट को इसलिए लेस कर दिया उस पर टैक्स नहीं लगता, हटा दिया। और किसको हटाएंगे सर? और हमने कहा एक और चीज़ को भी हटाएंगे, वो स्पेशल चीज़ है जिसका नाम क्या है? डिडक्टेबल अलाउंसेस। उसको भी हटा देंगे जी, उसको भी हटा देंगे। सर उसको हटाने से क्या होगा? फ़ायदा होगा। क्या होगा भाई? फ़ायदे की चीज़ है ना। अगर मैं इनकम में से किसी चीज़ को लेस कर दूं और उस पर टैक्स नहीं लग रहा तो क्या वो फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है? फ़ायदे की। इसका मतलब कि सर ये जो टैक्सेबल इनकम आपकी आई है उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस हो चुके हैं। ये क्या है? हम पढ़ेंगे डिटेल में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़कात पेड अंडर ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस। ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस के तहत आप ज़कात देंगे तो वो लेस हो जाएगा। एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जो वालिदैन अपने बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंस देते हैं, कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, वो भी यहाँ से एक्सपेंस लेस हो जाएंगे अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो। इसका मतलब कि सर कुछ बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब कि क्या है? ये टैक्स पेयर के लिए क्या है? ये बेनिफिट्स। इसका मतलब कि सर कुछ बेनिफिट्स हैं वो आप लेस कर देंगे जी, लेस कर देंगे। और फिर आप निकालेंगे क्या? टैक्सेबल इनकम। और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर फिर आप क्या लगा देंगे? रेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टैक्स रेट लगा देंगे। फिर हमने कहा फिर हम इस पर टैक्स रेट लगा देंगे। फिर हम इस पर क्या लगा देंगे? टैक्स रेट लगाएंगे। अच्छा सर टैक्स रेट लगाएंगे, कौन से टैक्स रेट्स लगाएंगे? हमने कहा इन पर हम लगाएंगे नॉर्मल टैक्स रेट्स, क्योंकि ये सारी इनकम नॉर्मल नज़र आ रही है हमें, ये एबनॉर्मल नहीं है। इस पर हम कौन से? नॉर्मल स्लैब रेट्स। नॉर्मल इस पर हम नॉर्मल स्लैब रेट्स लगा देंगे। इसका मतलब सर सारे हेड्स ऑफ इनकम की नॉर्मल नज़र आने वाली इनकम को आपने पहले कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? उसकी ग्रॉस रिसीट्स में से, उसके टर्नओवर में से आपने उसके एक्सपेंसेस को लेस कर दिया। और हर हेड ऑफ इनकम के एक्सपेंसेस अलग अलग होंगे। बिजनेस इनकम के एक्सपेंस अलग होंगे, वो बिजनेस के रेवेन्यू में से ही लेस होंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस अलग होंगे, वो रेंटल इनकम की रिसीट्स में से ही लेस होंगे। कैपिटल गेन के एक्सपेंसेस अलग होंगे, वो कैपिटल गेन की रिसीट्स में से ही लेस होंगे। हर हेड ऑफ इनकम के अंदर पहले अपने अपने घर के अंदर उन्होंने अपनी अपनी इनकम निकाल ली, फिर वो सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को हमने सम कर दिया एग्जेम्प्ट के साथ, और फिर हमने क्या निकाल लिया? क्या निकाल लिया? टोटल निकाल लिया। सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम और एग्जेम्प्ट को सम करके क्या निकाल लिया? देखो ये अगर आप बोलोगे मेरे साथ, ये डेफिनेशन आपको याद हो गई, टोटल इनकम की डेफिनेशन आपको याद हो गई, तो याद करने की जरूरत नहीं आपको। टोटल इनकम आ गया।
फिर टोटल इनकम में से कुछ चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, क्योंकि हम टैक्स इस पे नहीं लगाएंगे, हम टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, बोलो बेटा? एग्जेम्प्ट इनकम हम लेस कर देंगे, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इसको लेस कर देंगे। और क्या लेस कर देंगे सर? एक फायदे की चीज़ भी मिलेगी टैक्स पेयर को, वो भी लेस कर देंगे। उसको क्या कहते हैं, नाम क्या उसका? डिडक्टिबल अलाउंस। क्या होता है, कैसा होता है, अभी नहीं पता हमें, मैंने सिर्फ अभी नाम बताया इसको, काम बाद में पता लगेगा, काम बाद में पता लगेगा, अभी नाम पता है बहुत। डिडक्टिबल अलाउंस भी लेस होगा। सर ये लेस होने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम। नाम से ही जाहिर है सर, ये वो इनकम है जिस पे टैक्स लगाएंगे, जिस पर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। ये वो इनकम है, नाम से ही जाहिर है, टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिस पर हम टैक्स लगाएंगे। अच्छा सर, कौन सा टैक्स? रेट कहाँ से मिलेगा, रेट कहाँ से मिलेगा? नॉर्मल स्लैब रेट्स। रेट कहाँ से मिलेगा भाई? सारे के सारे रेट्स, रेट कोई भी हो उसके लिए हमारे पास एक ख़ास शेड्यूल है, रेट्स का एक ख़ास शेड्यूल है। टैक्स रेट कोई भी हो वो हमें मिलते हैं इनकम टैक्स के फर्स्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स गिवन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 15 शेड्यूल्स हैं, शायद 15 हैं। इस दफ़ा एक बढ़ा है, मैं तरह चेक कर लूँ, 15 शेड्यूल्स हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस दफ़ा जो लॉ आया है ना उसके अंदर एक शेड्यूल बड़ा है, मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं आपको गलत बता दूँ। हाँ 15 शेड्यूल्स हैं, 15 इस दफ़ा बड़ा है, देख रहे हो रेड में हाईलाइटेड है, इस दफ़ा ये शेड्यूल बड़ा है, 15 शेड्यूल्स हैं। हर शेड्यूल का अपना अपना काम होता है। सर फर्स्ट शेड्यूल का क्या काम होता है? टैक्स पेयर को चाहिए कि जब भी कोई रेट देखना हो वो फर्स्ट शेड्यूल में चला जाए, वहाँ जाके उसको रेट पता लग जाए। अच्छा सर, अगर टैक्स पेयर को अपने फ़ायदे की कोई चीज़ देखनी हो तो वो कहाँ चला जाए? वो सेकंड शेड्यूल में चला जाए। सेकंड शेड्यूल फ़ायदे की चीज़ों के बारे में है, जो टैक्स पेयर के फ़ायदे की चीज़ें बताता है। और भी जगह लॉ में लिखी हुई हैं टैक्स पेयर के फ़ायदे की चीज़ें, वो भी हैं, लेकिन सेकंड शेड्यूल में भी बहुत सारी लिखी हुई हैं। बात समझिए सर, अगर मुझे किसी एसेट के डेप्रिसिएशन का रेट देखना है तो मैं कौन से शेड्यूल में चला जाऊँ? भाई आप तीसरे शेड्यूल में चले जाओ, थर्ड शेड्यूल में चले जाओ, वहाँ आपको डेप्रिसिएशन के रेट्स मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है आपकी? थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाएगी तो भी बहुत है, कोई मस्ते की बात नहीं। इसका मतलब जी बेटा, ये रेट्स काफ़ी सारे गिवन होते हैं, कुछ याद मैं चाहूँगा आप कर लें, वो मैं खुद बताऊँगा। तकरीबन सारे गिवन होते हैं एग्ज़ाम में, सही, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ आप लोग याद भी करें, वो मैं बता दूँगा। खैर, कहने का मकसद ये है कि जितने भी रेट्स होंगे, जितने भी रेट्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो सारे रेट्स हैं। अब फर्स्ट शेड्यूल में तो सारे रेट्स हैं, लेकिन क्या सारे रेट्स अभी आपके काम के हैं? आपका काम अभी किससे है? सिर्फ अभी आपका काम किससे? नॉर्मल स्लैब रेट से। और मैं इसी तरह फर्स्ट शेड्यूल का आपको दीदार करा देता हूँ। अब जब यहाँ तक बात पहुँच गई है, ऑर्डिनेंस मैंने खोल ही लिया है, तो फर्स्ट शेड्यूल का दीदार भी हो जाए। ये आ गया फर्स्ट शेड्यूल। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो मैं रेट कार्ड दूंगा, रेट कार्ड में सारे सारे रेट लिखे हुए होंगे। ये आ गया फर्स्ट शेड्यूल। इस तरह का आपको स्लैब रेट नज़र आएंगे। इस तरह का आपको क्या नज़र आएंगे? ये देखो, ये स्लैब रेट है, इस तरह के आपको स्लैब रेट्स नज़र आएंगे। ये नॉर्मल स्लैब रेट है, ये नॉर्मल स्लैब रेट है। ये क्या है? नॉर्मल स्लैब रेट है। इसके ऊपर हम काम करेंगे अभी। अच्छा, लेकिन ये कहाँ है? फर्स्ट शेड्यूल के गौर से देखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 डिवीजन 1 में। सर शेड्यूल के भी पार्ट्स और डिविजन्स होते हैं? जी होते हैं। तो क्या हमें ये याद रखने पड़ेंगे? आपको तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। कैफ 2 तो हंसी खेल का सब्जेक्ट है, ना जिसमें सेक्शन याद रखना है आपने, ना जिसमें आपने कोई डिवीजन पार्ट याद रखना है। ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वरना आपको याद कुछ नहीं रखना। तो मैं कहूँ नॉर्मल स्लैब रेट्स, तो नॉर्मल स्लैब रेट्स फर्स्ट शेड्यूल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं?
फर्स्ट शेड्यूल के भी पार्ट 1 डिवीजन 1 में, फर्स्ट शेड्यूल के भी पार्ट 1 डिवीजन 1 में पाए जाते हैं भाई। तो मैं ऐसे ही, क्योंकि मैं इसलिए आपको दिखा दिया मैंने कि मैं फ्लो में बोल देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 के रेट रेफर करो। अब आप बोलेंगे ये सबने क्या बोल दिया, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1, ये कौन सी बला का नाम है? तो आपको पता लग गया कि ये नॉर्मल स्लैब रेट का नाम है। कभी नॉर्मल स्लैब रेट की जगह मैं यूँ कह देता हूँ, फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 1 पार्ट 1 के रेट्स रेफर करो, लगाओ अप्लाई करो उस पर रेट्स। तो कौन से रेट्स की बात हो रही होगी? नॉर्मल स्लैब रेट्स की बात हो रही होगी। आपको मैं एक पर्चा दूंगा, उसमें नॉर्मल स्लैब रेट्स होंगे, वो आपके पास पर्चा आ जाएगा, उसका प्रिंट मैं आपको दूंगा, वो आपको रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि जो भी सवाल सॉल्व होगा बुक के अंदर भी मौजूद होगा। बुक इंशाल्लाह आएगी तो बुक के अंदर तो वो रेट कार्ड मौजूद ही होगा, और वो पर्चा आप अलग से भी प्रिंट लेके अपने पास रख लो, ठीक है। नॉर्मल स्लैब रेट्स, तो इसका मतलब कि सर जो भी नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली इनकम होती है उस पर लगता भी कौन सा स्लैब रेट है? नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा सर, ये जो भी टैक्स रेट लगता है इसको लगा दें, फिर आप इसको क्या करें? इसको लगा दें भाई। ये क्या बात हो गई यार, डॉक्यूमेंट तो ख़त्म हो गया। टैक्सेबल इनकम आ गई। सर टैक्सेबल इनकम आने के बाद फिर हमें क्या करना होता है? भैया टैक्सेबल इनकम आने के बाद आपको एक और चीज निकालनी पड़ती है, टैक्स लायबिलिटी। क्या निकालनी पड़ती है? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे? मैंने कहा सर टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर दें टैक्स रेट से, टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर दें किससे? टैक्स रेट से, जो भी आपने दिखाए हैं उससे ज़रा मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आ रही है? अच्छा सर टैक्स रेट से, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा सर टैक्स रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर यही लायबिलिटी आ गई है, ये हमें पे करना पड़ेगा, ये टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। हमने कहा रुक जाओ, नहीं, ये तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें एक और बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट का नाम क्या होगा? टैक्स क्रेडिट्स। सर ये टैक्स क्रेडिट क्या बेनिफिट की चीज है? ये क्या हो गया? सर क्या ये टैक्स क्रेडिट बेनिफिट की चीज है? हमने कहा तुम खुद बताओ, टैक्स लायबिलिटी में से जो चीज़ आपकी अमाउंट को कम कर रही हो, क्या वो बेनिफिट की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है? बेनिफिट की चीज़ है। एक इससे पहले जो हमने अमाउंट देखी थी वो क्या कर रही थी, ज़रा देखो, वो टैक्सेबल इनकम में से अमाउंट को कम कर रही थी। ये जो डिडक्टेबल अलाउंस है ये क्या कर रहा था? ये टैक्सेबल इनकम को कम कर रहा था। क्या ये भी फायदे की चीज़ थी? जी सर, ये इनकम को ही कम कर रहा था। फिर इनकम पर लगा टैक्स रेट, आई टैक्स लायबिलिटी, फिर एक ऐसी मखलूक आई जो टैक्स लायबिलिटी को कम कर रही है, तो क्या वो भी फायदे की चीज़ है? बिल्कुल सर फायदे की चीज़ है। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम कोई जाहिल थोड़ी हैं। लायबिलिटी कम हो रही है ना यहाँ से, तो इसका मतलब कि टैक्स क्रेडिट भी फायदे की चीज़ है, ये भी हम पढ़ेंगे। बस अभी इतना पता होना चाहिए कि डिडक्टेबल अलाउंस भी टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है, टैक्स क्रेडिट भी टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है। डिडक्टेबल अलाउंस कहाँ से लेस होता है? टोटल इनकम में से लेस होता है। और टैक्स क्रेडिट कहाँ से लेस होता है? टैक्स लायबिलिटी। इतना पता होना चाहिए बस, ज़बरदस्त। फिर से डिडक्टेबल अलाउंस कहाँ से लेस होता है? टोटल इनकम से, ताकि हम टैक्सेबल इनकम पे पहुंच जाएं। और टैक्स क्रेडिट कहाँ से लेस होता है? टैक्स लायबिलिटी में से। क्या ये दोनों फायदे की चीज़ें, नुकसान की चीज़ें? दोनों फायदे की चीज़ें। ज़बरदस्त बात हो गई। और ये आपने जब लेस किया तो आपके पास आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। क्या आ जाएगी आपके पास? टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, कहने को ये सारी बातें बड़ी आसान थी, लेकिन आपको जब मैंने पेपर दिखाया था, एग्जाम का पेपर दिखाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको दिखाया था कि हर क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट थी, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी।
टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब कि सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। मैंने कहा जी, पूरे टैक्स में हमने पढ़ना यही है। क्या पढ़ना है? एग्जाम में आएगा, कैलकुलेट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। ये अगर हमें निकालना आ गया तो सर सवाल हो गया, इनकम टैक्स पूरा सॉल्व हो गया। तो सर ये इतना सा काम करना था, तो फिर पूरे बैच में हम क्या करेंगे? ये तो आपने अभी से बता दिया हमको, मैं कभी बताता हूँ क्या करेंगे पूरे बैच में, क्या करेंगे बताता हूँ आपको। ये जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम, ये दिखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जैसे ही हम टोटल इनकम को क्लिक करते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे शैतान खुल जाएंगे। ऐसा ही है। तो टोटल इनकम निकालने के लिए हमें ये सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले, फिर हर हेड ऑफ इनकम पर हम अलग अलग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सैलरी के हेड पे क्लिक करेंगे, हम सैलरी की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। सैलरी की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे और हमें सैलरी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। सर क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी? हमें उसके चार्जिंग सेक्शंस पढ़ना पड़ेंगे। चार्जिंग सेक्शंस मतलब कि उसमें क्या क्या इनफ्लोज आते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या इनफ्लोज आते हैं, बिजनेस इनकम में। हर हेड पे क्लिक करेंगे, उसकी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। उसकी दुनिया में जब दाखिल होंगे तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। अभी तो मैंने बड़ा आसानी से आपको दिखा दिया ना, यूं करके कैलकुलेट होता है। ये इतना आसान नहीं है। बिजनेस इनकम तो शैतान की आँख की तरह ख़त्म भी नहीं होता पढ़ पढ़ के। उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लोगे तो आप इस काबिल होगे कि आप क्या निकाल लो। मिसाल के तौर पर आप बिजनेस इनकम के सारे सेक्शंस पढ़ लोगे तो आप बिजनेस इनकम को ठीक तरीके से निकाल लोगे। और जब आप ये सारे हेड्स ऑफ इनकम को ठीक तरीके से पढ़ लोगे तो आप क्या निकाल लोगे? टोटल इनकम। फिर आप एग्जाम्ड इनकम, आपको हर हेड ऑफ इनकम में पढ़नी पड़ेगी। हर हेड की कौन कौन सी एग्जाम्ड इनकम है तो वो आप पढ़ लोगे। फिर आप क्लिक करोगे, डिडक्टेबल अलाउंस को क्लिक करोगे तो इसकी दुनिया में दाखिल हो जाओगे। 5 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस आते हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। 4 आते हैं। अच्छा, फिर आप किस में चले जाओगे? फिर आप किस पे चले जाओगे? टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन पे चले जाओगे। टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए, टैक्स रेट्स के लिए शेड्यूल 1 पे चले जाओगे। फिर क्या करोगे? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स पे क्लिक करोगे तो टैक्स क्रेडिट्स की दुनिया में दाखिल हो जाओगे। तो जब ये सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो इनकम टैक्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो दिखने में बड़ा आसान, लेकिन उसके बाद हमारा क्या काम होगा कि एक एक करके हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे और उससे रिलेटेड सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या बात आपकी समझ आती है? तो इस तरह से निकलती है नॉर्मल टैक्स रिजीम की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। क्या निकलती है? नॉर्मल टैक्स रिजीम की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी जी बात कर रहा हूँ। जी 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 ठीक है ठीक है। अर्जेंट डिलीवर नहीं हो सकता ये? ज़रा अर्जेंट डिलीवर नहीं हो सकता ये आज कल में? ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। शबे। तो नॉर्मल नज़र आने वाली सारी इनकम को हमने सम अप कर दिया और टैक्स लायबिलिटी भी निकाल ली। ये जितना काम हमने किया है, यही सारी चीज़ें नॉर्मल टैक्स रिजीम की खुसूसियात में शामिल हैं। किसकी खुसूसियात में शामिल हैं? नॉर्मल टैक्स रिजीम की। तो आओ हम इन सारी खुसूसियात को लिख भी लेते हैं। हम इन सारी खुसूसियात को लिख भी लेते हैं। नॉर्मल टैक्स रिजीम की हम सारी खुसूसियात को लिख भी लेते हैं। मैंने कहा सर नॉर्मल सम ऑफ इनकम्स under all heads of income will be chargeable
to tax under normal tax regime. इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं? Expenses will be allowed to be deducted from respective head of income. हर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम में से उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे। ठीक है भाई। लॉस कैन अराइज अंडर हेड ऑफ इनकम which can be adjusted set off and carried forward as per respective rules क्या लिखा मैंने ये लिखा कि इनमें लॉस भी आ सकता है। आप खुद भी देख लें, मैं अगर ना भी लिखूं तो भी आप अक्लमंद लोग हैं। क्या अगर इनमें से किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर मैं ये कहूँ कि बिजनेस इनकम के अंदर रेवेन्यू था 25 मिलियन का, एक्सपेंसेस हो गए 28 मिलियन के, तो क्या बॉटम लाइन पे लॉस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो नॉर्मल इनकम के अंदर नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या लॉसेस आ सकते हैं? मैंने कहा जी आ सकते लॉसेस बिल्कुल आ सकते हैं, और लॉसेस आ सकते हैं और लॉसेस एडजस्ट भी हो सकते हैं, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। मिसाल ले रहा हूँ, बिजनेस इनकम का लॉस है, वो दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से एडजस्ट हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। ये लॉसेस का पूरा चैप्टर है। अभी वो चैप्टर पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, आपको सिर्फ एक हिंट देना, एक आइडिया देना मकसद है कि इस तरह से हो सकता है, लॉस भी आ सकता है, और वो लॉस किसी और हेड की पॉजिटिव अमाउंट से नेट ऑफ भी हो सकता है। नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये सारे नॉर्मल काम होंगे, एक्सपेंसेस भी अलाउ होंगे, लॉस भी आएगा, और क्या भी लेस हो सकता है? डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस हो सकते हैं भाई। डिडक्टेबल अलाउंसेस are allowed to be deducted. टैक्स क्रेडिट्स भी क्या हैं? टैक्स क्रेडिट्स भी अलाउड है, एक्सपेंसेस भी अलाउड हैं, लॉस भी आ सकता है, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी अलाउड हैं, टैक्स क्रेडिट्स भी अलाउड टू बी डिडक्टेड हैं, अलाउड टू बी डिडक्टेड। और अगर आप कोई एडवांस टैक्स पे कर दो तो वो भी एडजस्टेबल होता है। क्या मतलब इसका? मिसाल ले रहा हूं मैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई, सुनना गौर से, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई, यहाँ जो टैक्स लायबिलिटी आ गई वो आ गई आपकी 5 लाख रुपए की। कितने की आ गई? 5 लाख रुपए की आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई, सही। तो क्या वो पूरे 5 लाख आपको पे करना पड़ेगा? हमने कहा जी पे करना पड़ेगा। लेकिन सर बात सुने, ये पूरे 5 लाख हम क्यों पे करें? हमने तो, मिसाल ले रहा हूँ मैं, हमने बिजली के बिल के ऊपर भी तो टैक्स पे किया है, क्या वो मैं इसमें से एडजस्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो।
सर हमने इंटरनेट के बिल जो दिए ना उस पर भी टैक्स लग के आता था, वो भी हमने पे किया हुआ है, तो क्या वो मैं इसमें से एडजस्ट कर लूँ? कर लो। सर मैंने मोबाइल के ना प्रीपेड के कार्ड भी रिचार्ज किए हैं बहुत सारे, क्या वो वाले भी एडजस्ट कर लूँ? निकल कर लो। वो सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद पूरा बना आपका 50,000 रुपये, और नहीं सारे एडजस्टमेंट्स बनी 50,000 रुपये की, तो 5 लाख के आपको पूरे देने पड़ेंगे? नहीं, आप वो जो 50,000 रुपये जो आपने पूरे साल में मुख्तलिफ स्टेजेस पर, मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर, मुख्तलिफ इवेंट्स पर आपने टैक्स पहले से जमा करवा दिया है, वो आप एडजस्ट कर देना। यूँ समझ लो कि वो आपने प्रीपेड टैक्स पे किया हुआ है, पहले से आपने टैक्स पे किया हुआ है, वो आपका प्रीपेड टैक्स है, वो प्रीपेड टैक्स को आप एडजस्ट कर देना, जो बच जाए वो आप पे कर देना। तो जो एडवांस टैक्स आपने पे किए हुए होंगे, जो मुख्तलिफ आपने एडवांस टैक्सेस पे किए हुए होंगे, वो क्या हो जाएंगे? इसमें एडजस्टेबल हो जाएंगे। क्या ये बात आपकी समझ आती है? तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आने वाली इनकम की खुसूसियात हैं। अच्छा सर, ज़बरदस्त बात हो गई। अब आप हमें बताएं कि फाइनल टैक्स रिजीम में आने वाली इनकम की क्या खुसूसियात है, अभी बताते हैं आपको। अच्छा मुझे एक बात ही बताओ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी तो आप लोगों को कितना नज़र आता है, ज़रा मुझे ये भी बताना। नज़र आ रहा है? पक्की बात है, क्योंकि मुझे लिखने से ज़्यादा जो है ना वो टाइप करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोगों के चक्कर में लिखना पड़ रहा है मुझे। तो अगर आपको ये फॉन्ट साइज ठीक है, समझ आएगा सबको? जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या देख रहे हैं, बोलो। फाइनल टैक्स रिजीम, ठीक है। अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम के बारे में अब हम ज़रा उसकी खुसूसियात पढ़ लेते हैं, उसकी खुसूसियात हम पढ़ लेते हैं। Income to be taxed under final tax regime will be specified under the law to be taxed as such। क्या मतलब है इसका? सही नजर आ रहा है? क्या मतलब है इसका जो मैंने लिखा है? फाइनल टैक्स रिजीम में सबसे पहली जो खुसूसियत मैंने लिखी है वो ये लिखी है कि इनकम टू बी टैक्स अंडर FTR विल बी स्पेसिफाइड अंडर द लॉ टू बी टैक्स्ड एज सच। इसका मतलब ये है कि लॉ में अगर कोई इनकम FTR में टैक्स होनी है तो लॉ हमें बताएगा कि ये वो वाली इनकम है जिसको तुमने कहाँ टैक्स करना है। सर NTR वाली के लिए लॉ नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। FTR वाली के लिए लॉ बताएगा। FTR में इसको FTR में ले जाओ, चलो शाबाश, FTR के डब्बे में जाओ। मिनिमम टैक्स रिजीम के लिए भी लॉ बताएगा, लो इसको चलो MTR के डब्बे में लेके जाओ। सर जिस इनकम को किसी डब्बे में ना ले जाया जाए वो किस डब्बे में जाएगी? बात समझ आ रही? जबरदस्त हो गई बात। अच्छा भाई, टैक्स रेट्स टू बी specified
अंडर द लॉ। उसका टैक्स रेट भी स्पेसिफाई होगा, ऐसा नहीं है नॉर्मल स्लैब रेट लग जाए, उसका टैक्स रेट भी क्या होगा, अलग से बताया जाएगा। अच्छा सर, और बताएं, और इसकी क्या खुसूसियात हैं? ने कहा और इसकी ये खुसूसियात हैं, और इसकी ये खुसूसियात हैं कि सर एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम FTR इनकम। NTR वाली इनकम से हम एक्सपेंसेस लेस कर सकते थे, लेकिन FTR वाली इनकम से एक्सपेंसेस लेस नहीं कर सकते। ज़बरदस्त बात हो गई सर। और क्या नहीं कर सकते हम FTR की इनकम के साथ? और हम क्या नहीं कर सकते FTR की इनकम के साथ? हमने कहा सर हम FTR की इनकम के साथ डिडक्टेबल allowances are also not allowed to be deducted from FTR income। यानी कि FTR की इनकम आपको बिल्कुल फ्री नहीं करवा रही। वो बोल रही भाई मेरे साथ आप ज़रा रिजर्व रहो, मैं आपको इतना फ्री नहीं करवा रही। इसका मतलब FTR की इनकम से हम डिडक्टेबल अलाउंसेस भी लेस। ओहो सर, ये तो बड़ी ख़तरनाक इनकम लग रही है, सख्त इनकम लग रही है। और बताएं, और इसकी क्या खुसूसियात हैं? अच्छा भाई, और बताते हैं आपको। और बता दिया आपको, टैक्स क्रेडिट्स आर आल्सो नॉट अलाउड अगेंस्ट FTR लायबिलिटी। इसका मतलब सर FTR की जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से आप टैक्स क्रेडिट भी लेस। और बताएं सर, और बताएं। tax paid under FTR will be final discharge of will be full and final discharge of टैक्स लायबिलिटी। FTR का जो टैक्स लग गया वो फुल एंड फाइनल टैक्स होता है, उसके बाद आपको मजीद कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ना आपको वो पैसे वापस मिलेंगे। अच्छा, एक बात मैंने और भी लिखनी थी लेकिन मैंने नहीं लिखी, मैं तो अब लिख लेता हूँ। टैक्स क्रेडिट की बात हो गई, FTR की बात हो गई, लॉसेस। अच्छा, अगर एक्सपेंस लेस नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है कि क्या भी नहीं आ सकता होगा इसके अंदर, लॉस नहीं आ सकता। लॉस कैन नॉट अराइज अंडर FTR इनकम नॉर एनी लॉस एडजस्टमेंट ऑफ अदर हेड इज अलाउड। ना तो FTR की इनकम में खुद लॉस आ सकता है और ना किसी और हेड ऑफ इनकम के लॉस को वो एडजस्ट करेगा। यानी कि सर इन शॉर्ट ये पता लग रहा है गुस्से वाला हेड है काफ़ी, इसके अंदर जो है ना दाल गल नहीं रही किसी तरह से भी, कोई भी दाल नहीं गल रही। इसका रेट भी अलग होगा, जो टैक्स कट गया वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह दिया हुआ है वो भी इससे एडजस्ट नहीं होता। अब जी तो पाकिस्तान वाले को लाख बोलो मैंने बिजली के बिल पे टैक्स पे किया हुआ है, प्लीज़ एडजस्ट करो, वो आपका टैक्स एडजस्ट भी नहीं करेगा। मैं लिख भी देता हूँ इधर, एडवांस टैक्स नॉट एडजस्टेबल या डिडक्टेबल।
एडवांस टैक्स भी आपका एडजस्ट नहीं होगा। वो बोलेगा भैया मुझे आप पूरा टैक्स पे करो, हम नहीं जानते तुमने क्यों कौन सा भी एडवांस टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब FTR की इनकम वाला जो इनकम है सर वो थोड़ी सी सख्त हेड ऑफ इनकम। उसकी मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दी हुई है। कौन सी? प्राइजेज एंड विनिंग्स, प्राइस बॉन्ड से इनकम आ रही है। इंटरेस्ट इनकम मैंने दी नहीं है, वो भी अगली दफ़ा लिखवा दूंगा। इंटरेस्ट इनकम भी जो मिलती है, मिसाल ले रहा हूँ, किसी ने बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा दिए, किसी ने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा दिए और उसको उसमें सूद मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। उसने 10 लाख रुपए रखवा दिए, अब उसको हर महीने उस 10 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपये मिल रहे हैं। साल के कितने हो गए? 1,20,000 रुपये हो गए। 1,20,000 रुपये के ऊपर 15% का टैक्स कट जाएगा। ठीक है, 18,000 रुपये का टैक्स कट जाएगा। कट गया टैक्स। सर उसमें से कोई एक्सपेंस लेस नहीं करने देगा बैंक वाला? कोई एक्सपेंस लेस नहीं होगा, क्योंकि वो कौन सा टैक्स है? फाइनल टैक्स रिजीम। इंटरेस्ट इनकम किस में फॉल करेगी? फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी। और उस पर कटने वाला टैक्स किस में जाएगा? फाइनल टैक्स लायबिलिटी। नॉर्मल में भी जाता है, लेकिन वो स्पेशल केस में जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक चीज़ तो बताऊं, हर चीज़ एक साथ तो आप समझ भी नहीं सकते ना। तो इंटरेस्ट इनकम पे भी जो टैक्स लगता है, सूदी इनकम पे भी, वो भी 90% किधर जाता है? FTR में जाता है। NTR में भी जाता है, लेकिन वो अलग बात है। तो क्या ये फाइनल टैक्स रिजीम वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो आपको समझ आता है बेटा? एग्जेम्पशन से मुराद बेटा एग्जेम्पशन से क्या मुराद? नहीं, एग्जेम्पशन तो समझे नहीं तुम। देखो, कोई इनकम है उसको एग्जेम्प्ट ही कर दिया तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। अब जो इनकम टैक्स हो रही है वो ये नॉर्मल में होगी या फाइनल में होगी? बात समझ आ रही? या वो नॉर्मल में होगी या फाइनल में होगी। जैसे मैंने बताया सूदी इनकम है, वो किस में टैक्स होगी? आमतौर पर FTR में। कुछ केसेस हैं जिसमें NTR में चली जाती है, बाद में पढ़ोगे आप। जैसे इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन बहबूद सेविंग पेंशनर्स अकाउंट, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, वो NTR में जाती है। तो अभी मैं आपको स्पेशल केसेस तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, वो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो मैं आपको एक जनरल केस पढ़ाऊंगा, नॉर्मल केस पढ़ाऊंगा। स्पेशल केस तो जब आप क्लिक करोगे उस हेड ऑफ इनकम में जाओगे तो आपको वहां की सारी बातें पता लगेंगी। अभी वो बताना मेरा काम नहीं है, उससे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारे समंदर का पानी अभी हम नहीं पी सकते। ठीक है, उसूल पता होना चाहिए आपको कि FTR की इनकम गुस्से वाली इनकम है। अच्छा, एक और बात मैं आपको लिखवाना भूल गया। FTR इनकम लिख लो जरा, बल्कि दे दूंगा आपको मैं। FTR इनकम इज नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। FTR की इनकम को किसी हेड ऑफ इनकम के अंडर तुम क्लासिफाई भी नहीं कर सकते। किसी भी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई भी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं FTR इनकम। किसी हेड में नहीं डालोगे इसको, ये हेडलेस इनकम है। बात समझ आ रही है? इसको किसी हेड में नहीं डालोगे। सर ये बिजनेस इनकम के अंदर आ रही है FTR इनकम। नहीं, ये तुमने गलत बोल दिया। या तो FTR है या बिजनेस। बिजनेस इनकम के हेड में FTR इनकम नहीं आ सकती। यानी कि जो FTR इनकम होगी उसमें कोई हेड अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। इसको हम अपने घर में नहीं बुला रहे भाई, इसको बाहर ही रखो, उसको कोई हेड नहीं। क्या ये बात याद रहेगी? अभी ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगी, एब्जॉर्ब होंगी इनकी आप जब एप्लीकेशन देखोगे तो। अभी जो मैं बता रहा हूँ, हाँ वो ठीक है सर, आप सही बता रहे हैं, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या कैसे किस तरह हो रहा है, वो आप खुद करना है आपको। तो मेरी ये आदत रहती है कि मैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना करूं। शुरू में इंफॉर्मेशन ओवरलोड में बहुत कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आहिस्ता 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 जैसे जैसे आपकी एक चीज़ एब्जॉर्ब होगी, आपको दूसरी चीज़ पता लगेगी, आप सुकून में रहोगे। मैं बहुत सारी मोटी मोटी एग्जांपल फेंक दूं, आप परेशान हो जाएंगे, सर ने क्या बता दिया, इसका मतलब क्या है, अब सर के पीछे भागते हैं, इसका मतलब तो आ दें। सब चीज़ का मतलब आएगा, अपने वक्त पर आएगा, अपने टाइम पर आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जब तक सब नहीं आएगा आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। 100 नहीं 110% आएगा। 2-4 बातें जो किताब में लिखी हुई होंगी आपको वो भी बता के जाएंगे,
ऐसा नहीं होगा कोई चीज़ रह जाए अल्लाह के हुक्म से। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम इसको आज यहीं तक रखते हैं, कल हम यहाँ से आगे की बातें करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।